जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2026 के एग्जाम के लिए हम पूरे पेपर का हल देखने वाले हैं और ये आपका पेपर साथियों हूबहू आपके पहले पेपर की तरह होगा। यानी कि जो पहले दिन और पहली शिफ्ट में साथियों जो पेपर है उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे साथियों, ये आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में पूरे पेपर का साथियों सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद इंग्लिश को देखेंगे और फिर रीजनिंग और फिर साथियों मैथ। यानी कि एक क्लास में आपको इतना ज्यादा देना कंटेंट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपके लिए पूरी मेहनत करता हूं। चलिए तो पहले साथियों सबसे पहले आपके सामने 25 क्वेश्चंस जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के आएंगे, इनको करने की आप लोग कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मैं कहूंगा बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगर आपका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि अयोध्या नगर जो है ना ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, परीक्षा में पूछा जा चुका और दोबारा से पूछा जाएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है या कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो डिब्रूगढ़ की अगर बात करें, यह शहर साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कानपुर को कहा जाता है क्या राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। और कानपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में, तो आप भी जानते हैं। झीलों की नगरी साथियों किसको कहा जाता है? तो झीलों की नगरी साथियों उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर आपको याद रखना है, इसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। फोर्ट विलियम साथियों कहां पर स्थित है? क्या ये बिहार में है? नहीं। चेन्नई में है? नहीं। नई दिल्ली में? नहीं साथियों, ये तो कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? कोलकाता में है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ होता है वज्रपात स्थल? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका जवाब हो सकता है? मैं कहूंगा दार्जिलिंग आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? तो पता ये कहां पर स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान साथियों चेन्नई में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है और हरियाणा के करनाल में स्थित है साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद देखिए यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो साथियों कहां पर स्थित है? मुझे बताइए। चलिए तो देखिए खजुराहो की जब हम बात करते हैं, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है साथियों ये खजुराहो, और खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं की तो बिना कहे साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हो और एसएससी एमटीएस 2026 की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं आसानी के साथ, कम मेहनत में, कम पढ़कर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। कह रहे कि जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यानी कि किस महल की बात चल रही है? तो हवा महल की बात चल रही। हवा महल जयपुर में और इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सोपारे की साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये कहां पर स्थित है? मुझे बताइए। ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मैं कहूंगा मुंबई है। मुंबई आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था? तो किसके नेतृत्व में? मैं कहूंगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने, है ना, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो मैं कह सकता हूं 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर साथियों विजय प्राप्त की थी। उसके बाद देखिए कह रहे 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। तो इनकी हत्या कहां पर की गई थी आपको मालूम होना चाहिए। इनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहे कि मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत के आखिरी कील हैं। ये किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी? लाला लाजपत राय के साथ ये कथन है। आंसर आपका ए है। उसके बाद देखिए भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह साथियों मैं कहूंगा साधारण विधेयक के संबंध में होती है। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं साथियों जो उच्च न्यायालय के
सलाहकार से राज्यपाल की अगर बात करें तो यही जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला देखिए, विद्युत चुम्बकों का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता है? तो देखिए, लाउड स्पीकर में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, विद्युत घंटी में किया जाता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर्स में नहीं किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, 5 सवाल सातों करंट अफेयर के भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लगभग 5 से 8 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर के। तो किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो यह किसी और देश नहीं बल्कि अपने भारत देश ने ISSA पुरस्कार जीता है सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। हाल ही में किसने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है? तो अगर आपका जवाब क्या है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। मुझे बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इस बैंक ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। अगला सवाल, अच्छा यहां पर अगर बात करें, भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में तेजी से हो रहे विस्तार को देखते भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव करते हुए, साथियों ये थोड़ा सा अधूरा है ना, करते हुए क्या किया है? तो भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है RBI ने। इतनी बात आपको ध्यान रखना, इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, यही पूछा जाएगा, इससे रिलेटिव वगैरह नहीं पूछा जा सकता। तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो मैं कहूंगा डॉक्टर R आर्थर जेम्स इनका नाम है और इनको ही तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो आपको याद रखना, इन्होंने रजत पदक जीता है। रजत पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किसने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों, भारत ने जीता है, तो भारत आपका यहां पर जवाब होगा। साथियों, आपका जो एग्जाम स्टार्ट है साथियों SSC MTS का 4 फरवरी से जो आपका पेपर है, उस पेपर को अगर आप वाकई में 100% साथियों क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ PDF लेकर आया हूं। मेरा मानना है कि अगर आप इन PDF को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, इन PDF को देख लेंगे, तो आपका ये पेपर साथियों क्रैक हो जाएगा। इस PDF में आपको क्या दिया जाएगा? पहली PDF में आपको दी जाएगी SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ, क्योंकि साथियों आपकी शिफ्ट में लगभग 50% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ये पिछली शिफ्टों के डिक्टो क्वेश्चन उठा के साथियों ले लिए जाएंगे आपकी शिफ्ट में। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों, 20 से 30% आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो SSC MTS के जो मॉक टेस्ट तैयार किए गए साथियों, जो मॉडल पेपर हैं साथियों, उनसे आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के साथियों लगभग 70% आपको पेपर देखने को मिलेगा इस PDF के माध्यम से। और एक तीसरी PDF आपको दी जाएगी जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुछ नहीं करंट अफेयर के भी साथियों 7 से 8 सवाल आना निश्चित तौर पर तय है। ठीक है ना? तो ऐसे SSC MTS की जो PDF है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है SSC MTS PDF का, उस लिंक के माध्यम से जाकर आप इस PDF को ले लीजिएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे WhatsApp पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा। उस QR कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों PDF साथियों आपको वहीं पर भेज दी जाएंगी। उसके बाद देखिए, अब साथियों 25 सवाल हो चुके और आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चंस आएंगे साथियों, है ना? तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको अगर मैं यहां पर बताने की कोशिश करूं तो अब साथियों ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा दारोमदार जो आपका टिका हुआ है वो जीके पर टिका है और इंग्लिश पर टिका है। तो आप जीके को भी मजबूत करिए और इंग्लिश को भी साथियों मजबूत करिए। तो ऐसे 25 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें से बहुत सारे 5 से 7 सवाल तो साथियों आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिए। पहला इंग्लिश का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों में से जिसकी स्पेलिंग सही नहीं है वो आपको बताना है साथियों कौन सा वर्ड होगा, मुझे बताइए। देखिए, अगर फैटल की यहां पर बात करें तो फैटल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है और फैटल का मतलब होता है घातक। यहां पर टैकल की स्पेलिंग सही नहीं है, टैकल की स्पेलिंग आखिर क्या होती है? TACKLE ये होती है। और टैकल का मतलब क्या होता है? टैकल का मतलब होता है साथियों उलझना। तो मैं कहूंगा इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाले। और ब्रूटल की भी स्पेलिंग सही है और मेटल की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि अट्रैक्ट का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। किसी को आकर्षित करना, क्या किसी को आकर्षित करने को ही तो साथियों कहा जाता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्शन। तो मैं कहूंगा इसका सिनोनिम क्या होगा? रिपेल होगा। रिपेल तो साथियों नहीं हो, क्योंकि रिपेल का मतलब होता है पीछे हटाना। डिसगस्ट का मतलब होता है नफरत। प्रिवेंट की अगर बात करें इसका मतलब होता है रोकना। इंटाइस की जब हम बात करते हैं तो इंटाइस का कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है? इंटाइस का मतलब होता है लुभाना। तो आकर्षित करना या लुभाना एक ही चीज है, यानी कि इस प्रकार अट्रैक्ट का आपको ध्यान रखना है, सिनोनिम क्या होता है? इंटाइस होता है। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों एक ईडियम आपको दे
दे रखा है टू बियर फ्रूट। तो टू बियर फ्रूट का मतलब सबसे पहले मुझे बताइए क्या होता है। देखिए अगर हम क्या चाहते हैं, हम सातु हर काम में पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, है ना, यानी कि जो काम करे उसमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो इसको कहते हैं टू बियर फ्रूट, ठीक है ना। अब इसका मतलब आपको बताना है, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं। टू एक्सेप्ट द ट्रुथ नहीं, टू बी क्रिएटिव नहीं, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट, बिल्कुल सही साथियों, पॉजिटिव रिजल्ट ये इसका मतलब होगा। किसका? टू बियर फ्रूट इडियम का मतलब क्या होगा? टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग ट्रेवल विद आवर फ्रेंड्स। अब खाली जगह में आपको बताने यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, तो पैसेज आएगा, पैसेज विद आवर फ्रेंड्स, या विजिट, या साथियों ड्राइव। तो यहां पर अगर बात करें वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव, यानी कि हमने डिसाइड किया है साथियों कि लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, तो ड्राइव यहां पर आएगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रेफ्यूजल। तो यहां पर अगर बात करते हैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड में आपको आंसर बताना होगा। क्या होगा इसका जवाब? गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है ना, और वो रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, तो उसको तो भाई क्या कहेंगे? एक ऐसा ऑर्डर, मान लीजिए सरकार है वो एक ऐसा ऑर्डर दे रही है जिसको रिफ्यूज किया ही नहीं जा सकता, सरकार की कोई कट कर ही नहीं सकता, तो उसको तो तानाशाही कहेंगे, और तानाशाही को इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेटोरियल, है ना, डिक्टेटोरियल कहा जाता है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। मैकेनिज्म की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है, तो मैं कहूंगा जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखी जाती है साथियों मैकेनिज्म की स्पेलिंग। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है ऑकवर्ड का। ऑकवर्ड साथियों वर्ड आप लोग बोलते होगे, सुनते होगे। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है साथियों? कहते नहीं बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो कह सकते हैं अजीब लग रहा है। अब इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा मीनिंग बताने, यानी कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, तो बल्कि होगा साथियों। मैं कहूंगा बल्कि तो नहीं होगा, बल्कि मतलब होता है बड़ा, बिग। अनईजी भी नहीं होगा, इंटेलिजेंट भी नहीं होगा। ग्रेसफुल का मतलब होता है साथियों सुंदर। क्या? बड़ा ग्रेसफुल लग रहा है, तो बड़ा अजीब लग रहा है या बड़ा सुंदर लग रहा है, कहीं ना कहीं अपोजिट वर्ड है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा साथियों, तो ग्रेसफुल होगा। ये बात आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है साथियों कैप्टिविटी का। तो सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है। एक तरीके से साथियों हम लोग कह सकते हैं गुलामी, हम लोग कह सकते हैं। कैप्टिविटी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गुलामी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो फ्रीडम क्या हो जाएगा? फ्रीडम आज़ादी हो जाएगी। तो गुलामी का अपोजिट आज़ादी तो होता है, यानी कि कैप्टिविटी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम हो जाएगा। तो फ्रीडम जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है स्टडी ऑफ डिसीज। स्टडी ऑफ डिसीज की अगर बात करते हैं, यानी कि बीमारियों के, रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको तो सातु क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी कहा जाता है। और पैथोलॉजी कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि ईगल आई। कहते नहीं भाई इसकी ईगल आई है। क्या है सातु? इसकी ईगल आई, यानी कि ईगल आई का मतलब क्या होता है? चौकन्ना रहना। मेरी बिल्कुल चील की निगाह है, मैं चौकन्ना रहता हूं, कहते नहीं है चौकन्ना रहता हूं साथियों में, तो चौकन्ना रहने को कहते ईगल आई। अब आपको बताने कि इसकी इंग्लिश इन चारों ऑप्शन में से कौन सी हो सकती है। एन आई फुल क्यूरियोसिटी, या एन आई विथ शार्प विजुअल पावर। बिल्कुल साथियों ये हो जाएगा, एक ऐसी आग जो शार्प विजुअल पावर रखती है उसको कहा जाता है ईगल आई। आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस, है ना। और उसके बाद साथियों ये खाली जगह है, तो आपको बताना है साथियों यहां पर आपका क्या आ सकता है। फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस, है ना, मतलब हैप्पीनेस को बढ़ाती है दोस्ती। और माइजरी की अगर बात करें कम करती है साथियों माइजरी, यानी कि तो यहां पर क्या आना चाहिए? कम करने की अगर बात करें तो डिमिनिशेस इसको कहा जाता है। माइजरी को साथियों कम करती है। तो कुल मिला के आपका जवाब यहां पर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना इसमें से गलत वर्ड आपको बताना है साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए फास्टन की अगर बात करें, फास्टन का मतलब होता है किसी चीज को बांधना, तो ये तो सही लिखी हुई है इसकी स्पेलिंग। ये क्या लिखा हुआ है? बिजनेस होता है साथियों। बिजनेस की स्पेलिंग ऐसे थोड़ी ना लिखी जाती है। बिजनेस की स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है ये मैं आपको बता देता हूं साथियों। BUSINESS होती है। बिजनेस मतलब व्यापार। उसके अलावा साथियों प्लंज की स्पेलिंग सही है, इवॉल्व की स्पेलिंग भी सही। इवॉल्व का मतलब होता है विकसित करना, और प्लंज का मतलब होता है साथियों डुबकी, है ना।
चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट है, यानी कि एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस जहां पर हर चीज परफेक्ट है, उसको क्या कहा जाता है भाई साहब? उसको तो एक ऐसा लोक कहा जाएगा जहां पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एक वर्ड में यूटोपिया उसको कहा जाता है ना? कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है, तो उसको यूटोपिया कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से आ गया है। आपसे कहा जा रहा है कि नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। नेचुरल स्किल यानी कि किसी के पास नेचुरल स्किल है कोई एट डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा? सेंस कहा जाएगा, या उसको पैशन कहा जाएगा, उसको नैक कहा जाएगा? मैं कहूंगा उसको नैक कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि नैक का मतलब होता है आदत, है ना? यानी कि नेचुरल भाई, वो तो उसकी नेचुरल स्किल है, वो तो उसकी आदत है कुछ काम करने की, वो ऐसे ही इस काम को करेगा, तो ये उसकी आदत होगी, और आदत को इंग्लिश में नैक कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि ए पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम्स, यानी कि एक ऐसा बंदा है जो इन्वेस्टिगेट्स करता है और जो अपराध है उसको सॉल्व कर देता है, उसको क्या कहा जा सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उसको डिटेक्टिव कहा जाता है। क्या उसको साथों डिटेक्टिव कहा जाता है, यानी कि उसको जासूस कहा जाता है। तो जासूस यानी कि डिटेक्टिव, आपके इस क्वेश्चन का जवाब अगर है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मोनोटोनस, यहां पर एक वर्ड दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। तो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? कुछ लोग देखिए उबाऊ होते हैं ना, उबाऊ कर, यानी कि जब भी उनके साथ जाओ तो ऊब से जाओ, उबाऊ टाइप के लोग होते हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों मतलब वो कहीं ना कहीं एक टाइप की बात करेंगे, या बिल्कुल एक ही ढर्रे पे चलेंगे, या एक टाइप की बात करेंगे, बहुत उबाऊ टाइप के वो लगते हैं। तो मैं कहूँगा वैराइड। वैराइड का इसका एंटोनिम पूछा गया ना, एंटोनिम वैराइड हो जाएगा, है ना? वैराइड का मतलब क्या होता है साथियों? तरह तरह, है ना? तरह तरह का। चलिए चेंजिंग का मतलब क्या होता है? बदलना, तो ये तो हो नहीं सकता। इलेबोरेट मतलब विस्तृत, ये भी नहीं हो सकता। चीयरफुल का मतलब हंसमुख, हंसमुख भी साथियों यहां पर क्या होगा? हंसमुख लग रहा है क्या? एक बंदा होता है उबाऊ, उबाऊ कर रहा है, और एक लग रहा है साथियों आपको चीयरफुल, है ना? तो कहीं ना कहीं साथियों चीयरफुल हो जाएगा मोनोटोनस का एंटोनिम। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए, यानी कि अगर कोई हंसमुख है तो फिर उसके साथ कैसे आप बोर हो सकते हो, ऊब सकते हो, है ना? तो कहीं ना कहीं आंसर डी होना चाहिए आपका। उसके बाद देखिए कह रहे कि रेलिएबल। रेलिएबल आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है कि रेलिएबल का सिनोनिम सातु क्या हो सकता है? रेलिएबल का मतलब होता है भरोसेमंद। क्या मतलब होता है? भरोसेमंद। जैसे कि कुछ दोस्त आपके भरोसेमंद होंगे, तो अब आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि भरोसेमंद की इंग्लिश क्या है। क्या ट्रस्टेड है, इंटेलिजेंट है, फॉर्चुनेट है, वेल्दी? मैं कहूंगा ट्रस्टेड मतलब भी तो सातों भरोसेमंद होता है, और रेलेबल मतलब भी भरोसेमंद होता है। तो रेलेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा सातों? ट्रस्टेड हो जाएगा। ट्रस्टेड आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि आशा हैज प्रोड्यूस्ड द हाउस ब्यूटीफुल्ली फॉर द पार्टी, है ना? या प्लान्ड, या डेकोरेटेड, या इंप्रूव्ड? यहां पर क्या आएगा? मैं कहूंगा यहां पर डेकोरेटेड आएगा, यानी कि आशा डेकोरेट, उसने डेकोरेट कर दिया है अपने हाउस को ब्यूटीफुल्ली फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। तो डेकोरेट यहां पर आना चाहिए, और डेकोरेट कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपसे कहा जा रहा है देयर डॉग इज, अब यहां पर स्पेस है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है? तो 4 पार्ट यहां पर लगभग हो गए। अब आपको बताने दिक्कत कहां पर है, एरर, ग्रामेटिकल एरर कहां पर है। देखिए देयर डॉग इज मोर बेटर ट्रेंड अवर गॉड, यानी कि यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो मोर यहां पर नहीं आना चाहिए। देयर डॉग इज बेटर, यानी कि आपका डॉग, उनका डॉग बेटर है, बेटर ट्रेंड है देन अवर डॉग, अवर हमारे डॉग से। तो कुल मिला के यहां पर मोर नहीं आना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत ऑप्शन नंबर ए वाले में है, सिर्फ बेटर आना चाहिए था, मोर बेटर यहां पर नहीं आना चाहिए था। उसके बाद देखिए साथों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, मुझे बताइए। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर सही है। क्वेश्चन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन साथों तकिए को कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टडी क्या होता है साथों? कस्टडी होता है। क्या कौन सा वर्ड होता है साथों? कस्टडी होता है। तो कुल मिला के ये स्पेलिंग गलत है, और गलत है तो यही आपका जवाब हो जाएगा। CUSTODY होता है। कहते नहीं भाई हिरासत में ले लिया, कस्टडी में ले लिया। उसके अलावा बाकी दोनों की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर बी वाले आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि द प्रोटेस्टर्स, है ना, द प्रोटेस्टर्स वेव्ड यहां पर आएगा व्हेन द पुलिस यूज टीयर गैस, यानी कि जब पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया तो प्रोटेस्टर्स क्या हो गए,
है ना। प्रोटेस्टर्स की अगर बात करें तो प्रोटेस्टर्स डिस्पर्स्ड हो गए। डिस्पर्स का मतलब होता है साथियों तितर बितर, यानी कि इधर उधर फैल गए, भाग गए, या कुछ भी हम लोग कह सकते हैं साथियों, है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आएगा वो डिस्पर्स्ड ही आएगा। उसके बाद देखिए एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या हो सकता है। तो एलिफेंट इन द रूम, इसको पता साथियों क्या कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी दिक्कत जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, इसका ये मतलब होगा एलिफेंट इन द रूम। अरे भाई एलिफेंट रूम में है तो कोई बात थोड़ी ना करेगा, हाँ अगर मैदान में तो बात करेगा। ऐसे कैसे ना कैसे ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं साथियों इस इडियम को। तो एक ऐसी समस्या जिसपे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो बताइए क्या एन एक्सट्रीमली फैट पर्सन सिटिंग नहीं, एन वाइल्ड अनवांटेड एनिमल नहीं, एन ऑब्वियस इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी की वजह से बात नहीं करना चाहते लोग, एक ऐसी समस्या। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि रवि टोल्ड, ठीक है सेगमेंट है ये, रवि टोल्ड, उसके बाद देखिए अब ये आ गया है ना, पहले ये है और फिर सातु ये हो गया है, हिज फ्रेंड, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसके बाद दैट ही वुड रिटर्न बैक सून, ये बैक सून यहां पर नहीं आना चाहिए, ये बैक सून सातु आपका यहां पर आना चाहिए, बैक सून यहां पर आना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिक्कत सातु कहां पर है, मुझे बताइए। देखिए रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स, रवि अपने फ्रेंड्स को बताता है कि, है ना, हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न बैक सून, तो रिटर्न बैक सून नहीं आना चाहिए, रिटर्न सून आना चाहिए, बैक नहीं आना चाहिए। तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। क्या होना चाहिए, रवि टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड रिटर्न सून। उसके बाद देखिए एंटोनिम आपको बताना है साथियों परसुइड वर्ड का। तो परसुइड का मतलब क्या होता है, किसी को भी साथियों राजी करने को कहा जाता है परसुइड करना, है ना। तो इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। तो हल्ट का मतलब होता है, हल्ट का मतलब साथियों क्या होता है, रुकावट हल्ट का मतलब होता है। तो क्या ये एंटोनिम होगा। कॉक्स की अगर बात करें मीठी बातों से मिला लेना, ये होगा, ये तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम लग रहा है। लीड की अगर बात करें किसी का लीड करना यानी कि नेतृत्व करना, स्वे की बात करें बोलबाला, तो मैं कहूंगा हल्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। परसुइट का एंटोनिम क्या होगा, हल्ट होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि द गवर्नमेंट, यहां पर एक खाली जगह है साथ, द गवर्नमेंट रिवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 लो फ्लोर बसेस टू एन ऑटोमोबाइल निर्माता मैन्युफैक्चरर। कुल मिला के आपको बताना है साथों यहां पर आपका क्या आ सकता है, फटाफट आप लोग बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर अवॉर्डेड आना चाहिए साथों, यानी कि गवर्नमेंट अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 लो बसेस टू एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, तो अवॉर्डेड यहां पर आना चाहिए। तो अब आपके सामने साथों कथन और निष्कर्ष के सवाल आ चुके हैं। इन सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथों देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कथन आपके सामने है, आपके सामने साथों निष्कर्ष है, दोनों को देखिए और बताइए जवाब क्या होगा। यानी कि सभी चूहे कुत्ते हैं, तो मैं कह सकता हूं साथों मान लेते ये क्या हो गए, ये चूहे कुत्ते, ये चूहे हो गए, और सभी चूहे क्या हैं, सभी चूहे साथों कुत्ते हैं। यानी कि कुछ चूहे मुर्गियां हैं, तो मान लेते इतनी चूहे साथों क्या हो गए, इतनी चूहे जो है ना मुर्गियां हो गई। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, क्या कहा जा रहा है साथों, कुछ चूहे कुत्ते हैं और कुछ मुर्गियां चूहे हैं। कुछ मुर्गियां चूहे हैं, बिल्कुल कुछ मुर्गियां चूहे हैं, और कुछ चूहे कुत्ते हैं। बिल्कुल जब सारे चूहे कुत्ते हैं तो कुछ चूहे कुत्ते भी हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कह रहे हैं कि भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाओं के लिए जो आरेख बन सकता है वो कौन सा बन सकता है। देखिए अगर हम बात करते हैं जो भतीजियां होती हैं वो सब महिलाएं होती हैं, और कुछ भतीजियां और कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन भी हो सकती है, तो कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब यहां पर सातों क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें, देखिए खाली जगह, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं। यहां पर देखिए ओ है, फिर खाली जगह है, फिर के है और फिर एम है, उसके बाद खाली जगह है, ओ पी के है, उसके बाद फिर खाली जगह है, फिर आपका ए है, ओ है, फिर खाली जगह 2 बार है, उसके बाद एम है और ए है। इसमें आपको बताना है कि इन खाली जगह में कौन कौन से लेटर आ सकते हैं। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो सातों 5 5 का बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया,
गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 5 ये अलग हो गया। आप यहां पर देखोगे अंत में ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है और यहां पर भी ए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी ए आएगा। आप देखोगे अंत में एम ए आ रहा है, यहां पर भी एम ए है, यहां पर भी एम ए है, तो यहां पर भी साथ एम ए हो जाएगा। आपको पूरा मिल गया ओपी के एम ए, तो ओ पी के एम ए हो गया, ओ पी के एम ए हो गया, ओ पी के एम ए हो गया। तो आपको देखना है आप अपने पेन से क्या क्या आपने लिखा है, पी ए एम लिखा है और उसके अलावा पी और के लिखा है, तो ये ऐसा कहां पर लिखा हुआ है मुझे बताइए साथों। पी ए एम पी के ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यहां पर अगर बात करें इस सवाल को अगर सही तरीके से मैं आपको समझाऊं, देखिए ये 6 है, उसके बाद सातों 15 है और उसके बाद 48 है। उसी प्रकार सातों 6 के नीचे क्या है 7 है और 15 के नीचे 17 है और 55 सातों 48 के नीचे है। उसके बाद सातों उसके नीचे 13 है और उसके नीचे 29 है। तो आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आप राइट आंसर तक सातों पहुंच जाएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम 6 15 को करके 48 बनाने की कोशिश करें तो 6 + 15 कितना हो जाएगा साथों 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा साथों। अगर हम यहां पर अगर बात करें 21 हो जाएगा, 48 बनाना है, 21 का अगर हम डबल करें तो कितना आ जाएगा, 21 का डबल सातों 42 आता है। इस 42 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो सातों 48 हमें मिल जाएगा। अच्छा इसको भी जरा ऐसे ही कीजिए, 17 और 7 सातों कितना हो जाएगा, 17 7 आपका कितना हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24 24 हो जाएगा। उसी प्रकार 24 का भी आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 48 में आपको कितना प्लस करना है सातों, आपको प्लस करना है 7, ठीक है। यहां पर 6 करा, यहां पर 7 करेंगे क्योंकि 48 में 7 प्लस करेंगे तभी 55 आएगा। तो देखिए 55 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे इसको करिए, तो इसको सबसे पहले जोड़िए आप, कितना आ जाएगा, यहां पर 12 आपका आ गया और ये आपका 4 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करिए सबसे पहले, तो 42 दूना सातों 84 हो गया। अब इसमें 8 ही जुड़ेगा, तो जब 8 इसमें सातों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 92 हो जाएगा। तो 92 ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन 92 ऑप्शन में नहीं है ना। तो हो सकता हो सातों टाइपिंग एरर हो, ये 97 ना होकर 92 हो, क्योंकि देखिए जब 6 जोड़ा जब 7 जोड़ा तो जाहिर सी बात है 8 ही जुड़ना चाहिए। तो कुल मिला के 92 ही आपके इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में RAT को 39 लिखा जाता है, DOG को 26 और YAK को क्या लिखा जा सकता है। ऐसा तो नहीं सातों इनको प्लस किया गया हो, R 18 पर, A 1 पर, T 20 पर आता है ना। तो ये तो बिल्कुल सातों इतने ही तो हो रहे हैं। इसको अगर बात करें 4 15 19 और 7 सातों कितना 26, बिल्कुल सही। इसको जोड़ लीजिए, 26 + 1 + 11 कितना हो जाएगा सातों 12 और 26 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो 38 कहां पर लिखा हुआ है मुझे बताइए, 38 का कितना हुआ, देखिए जरा 12 और 26 कितना होता है, ये तो सातों 38 होता है। कोई दिक्कत तो, अरे ये 25 पर आता है भाई साहब, 26 पर थोड़ी ना। तो 37 आएगा और 37 कहां पर लिखा हुआ है, 37। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर जो R लिखा हुआ है, अगर इस ये साथियों दर्पण में आप देखें तो दर्पण में साथियों ये कैसा दिखाई देगा। जाहिर सी बात है दर्पण में साथियों ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, है ना। नीचे वाले की अगर बात करें तो ऐसा भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा और ऐसा दिखाई देगा। लेकिन पॉइंट की अगर बात करें, जैसे कि पॉइंट अगर बात करें साथियों तो पॉइंट आपके कहां पर खाली हैं, पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट आपके यहां पर खाली है। तो जो दर्पण में दिखाई देगा खालीपन वो यहां पर दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है खालीपन, तो मैं कहूंगा कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर का अंगूर से वही संबंध है जो फ्लोरिकल्चर का सातु किससे है। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध फूलों से होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सातु देखिए एसएससी एमटीएस की अगर हम बात करें तो एसएससी एमटीएस का जो पेपर आपका है, इस पेपर को मैं तो आपके क्रैक करवा दूंगा, लेकिन आपसे मेहनत में करवाऊंगा। यानी कि अगर आप जो भी मैं आपको डेली क्लास देता हूं, अगर आप डेली अच्छे तरीके से इन क्लासेस को देखते हैं तो आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, और जब मजबूत हो जाएगा तो सिलेक्शन पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि SRQ, उसके बाद PON, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे, उसके बाद JIH है, फिर GFE है। तो देखिए S से सातों यहां पर P हुआ है, 3 घटा है
है ना। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी सातों 3 घटे, तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी 3 घटेगा। तो P होता है 16 पर, 16 में 3 घटाओगे 13 आ जाएगा, 13 पर सातों होता है M, M यहाँ पर है, M यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए R 18 पर होता है 3 घटा है, और फिर से 3 घटा है, और फिर यहाँ पर 3 घटेगा। देखिए I सेफ हुआ 3 घटा, तो O में सातों 3 घटाओगे आपका क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो M L सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो बी जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कह रहे के साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो 6 है, उसके बाद सातों 22 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 214 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा, और उसके बाद 1942 होना चाहिए। चलिए तो कोशिश करते हैं सातों इस सवाल को करने की। देखिए अगर हम 6 से 22 बनाए तो सातों सबसे पहले या तो 4 से गुणा करा लो, है ना। फिर अगर 4 से गुणा कराओगे, फिर इसकी भी 4 से गुणा कराओगे तो 88 आएगा, जो कि ज्यादा है। तो 3 से गुणा कराओ, 6 तियां 18, इसमें जोड़ दो सातों 4, तो 18 4 22 हो जाएगा। इसकी भी सातों किससे 3 से गुणा कराओ, जब 3 से गुणा कराओगे तो 66 आएगा, और 66 में 4 जोड़ोगे तो 70 ही आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर होगा, 3 से गुणा कराओगे 210 आ जाएगा, और उसमें 4 जोड़ दोगे तो सातों 214 आ जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ। यानी कि यहाँ पर भी गुणा 3 से कराना है और 4 उसमें जोड़ देना है। तो 214 की गुणा 3 से करा लीजिए। सबसे पहले 3 चौक आपका 12 हो जाएगा, 3 कम 3, और आपका 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि 642 यहाँ पर आएगा। तो 642 कहाँ पर लिखा हो, 642 तो नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें 4 जोड़ना है ना, तो 646 आ जाएगा। तो 646 कहाँ पर लिखा हुआ है, 646 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन सा तो आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 2 बहनों रजनी और रानी के आयु का अनुपात 2:3 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो रजनी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। देखिए रजनी की वर्तमान आयु अभी 2x है, इसको मान लेते हैं 2x और इसको 3x मान लेते हैं। तो रजनी की आयु 2x है, यानी कि 2x का मान आपको पता करना है। तो उससे पहले आपको x का मान निकालना होगा, तभी तो 2x का मान निकाल पाओगे। तो देखिए रजनी की आयु 2x है और रानी की आयु 3x यहाँ पर है। कह रहे कि 6 वर्ष के बाद, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो इसमें से x का मान निकालिए, फिर 2x का मान निकाल दीजिए, वही आपकी रजनी की आयु हो जाएगी। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। 4 छंग आपका 24 हो जाएगा, 3 तियां 9x हो जाएगा, 3 छंग आपका 18 हो जाएगा। 9x माइनस 8x हो जाएगा, बराबर आपका ये सातों 24, और बराबर के उधर 18 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये x बराबर आपके सामने कितना बचेगा, आपके सामने 6 बचेगा। तो रजनी की आयु कितनी थी, 2x थी, यानी कि 2 गुणा 6 कितना आ जाएगा, मैं कहूँगा 12 वर्ष आ जाएगा। तो रजनी की आयु कितनी है, सातों 12 वर्ष है। अगर मैं आपसे पूछूं रानी की आयु कितनी है, रानी की आयु 3x है। तो 3x की वैल्यू क्या होगी रानी की आयु, बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निर्माता ने एक वस्तु 1400 रुपए का मूल्य अंकित किया, यानी कि उस वस्तु पर सातों 1400 रुपए लिखे हुए हैं। कितने लिखे हैं, 1400 रुपए लिखे हुए हैं। खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर इसे बेचता है, यानी कि इस पर 25% की छूट बेचता है, तो 75% में इसको बेचता होगा। कह रहे कि जिसने इसे बेचकर 12% लाभ अर्जित किया, यानी कि सबसे पहले अगर बात करें इसका 25% की छूट, यानी कि इसका 75% निकालिए कितना आता है। तो 14 की गुणा सातों 75 से हो जाएगी। 5 चौक आपका 20, 5 एकम 5 और 7 हो जाएगा। 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। 0 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया, यानी कि 1400 रुपए की चीज पर अगर 25% की छूट दोगे तो वो 1050 रुपए की होगी। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि वो 12% लाभ के साथ बेची जाती है। ये जब 12% के लाभ पर बेची जाती है तो कितने रुपए की वो बिकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1050 का 12% लाभ से बेचोगे तो इसको 112% आपको निकालना होगा। तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। 5 से कट करेंगे 21 आ जाएगा। 21 गुणा 56 से करा लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 56 आपका ये आ जाएगा, और 2 छंग 12 आपका, 2 पंजे 10, और आपका 11 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 यानी कि 1176 रुपए साथियों खुदरा विक्रेता ने वस्तु को 1176 मूल्य पर बेचा होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 15 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर इनकी विमाओं वाले एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराई जानी है, तो उसमें कितने रुपए साथियों खर्च होंगे। तो अगर बात करते साथियों कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, ये हमें निकालना पड़ेगा। कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है,
2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये लंबाई चौड़ाई है, और गुणा सातु क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सातु यहाँ पर हमें दे रखी है ना। तो क्षेत्रफल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो साथियों 2 और L प्लस B कितना है, 12 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और उसकी गुणा साथियों किससे हो जाएगी, 20 से हो जाएगी। तो इसको कर लीजिए आप, है ना, कितना आ जाएगा, मैं कहूँगा यहाँ पर अगर बात करें 2 सत्ते आपका 14 हो गया, और ये 54 आ जाएगा, यानी कि 540 आ जाएगा। 540 की गुणा साथियों आप 2 से करा लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 और 0 लग जाएगा, 1080 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ये जो निकला है ये लागत निकली है, लेकिन ये कमरे के चारों दीवारों पर 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लागत निकली है। जो नेचुरली जो ऑटोमेटिक निकलती है वो 1 रुपए प्रति मीटर की दर से निकलती है। 2 रुपए प्रति मीटर की दर से निकालना है तो इसको 2 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2160 आ जाएगा, यानी कि 2160 आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और साथों बताइए आपके इस क्वेश्चन का क्या जवाब आपका हो सकता है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि स्थान A से स्थान B तक ट्रेन और बस के किरायों का अनुपात 3:5 है ना। तो कह रहे कि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है और उसके बाद बस का किराया 10% बढ़ जाता है, तो ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों 3 क्या है, ये ट्रेन के किराए का अनुपात है, और अगर बात करें साथियों 5 ये क्या है, ये बस के किराए का अनुपात है। ट्रेन का किराया 15% बढ़ता है तो इसका 115% आपको निकालना होगा, और बस के किराए की अगर बात करें ये 10% बढ़ जाता है तो इसका 110% आपको निकालना होगा। इस 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 115 बटे 5 गुणा 110, ये ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात निकलेगा। इसको कट करा लो, अनुपात निकल जाएगा। तो अगर 5 से इसको कट कराएं, 5 दूना 10 और 5 तियां 15, है ना। अब अगर बात करते साथियों, नीचे आ जाएगा आपका 110, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 दूना 6, यानी कि 69 अनुपात 110 निकला। और 69 अनुपात 110 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, मैं लिख देता हूं साथियों यहाँ पर 2 भाग और फिर साथियों ब्रैकेट में है -6। -6 के बाद साथियों क्या है, ये आपका ब्रैकेट बंद और भाग है 2 है गुणा 3 है, और फिर गुणा करके 3 - 1 है। इसको आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना होगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 2 से अगर इसको हम कट करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 तियां 6, और 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा साथियों, आपका 3 आ जाएगा, है ना, आपका 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 3 आएगा, 3 थोड़ी ना आएगा। 2 तियां 3, 3 तियां 9 साथियों कितना, 9 आ जाएगा यहाँ पर तो, है ना, लेकिन 9 कैसा आएगा, 9 आपका जो होगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है भाग और 2, यानी कि ये 2 बटा ये आ जाएगा, यही तो आएगा साथियों। और अगर बात करते हैं अब गुणा 3 -1 आ गया, 3 से अगर कट करते हैं माइनस, यानी कि 2 बटे माइनस का 3 और बटे 1 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करा के मुझे बता दीजिए क्या होगा। 2 एकम 2, है ना, ये माइनस का 3 इधर साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। बटे में सातु क्या आ जाएगा, बटे में आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि अब आपके सामने सातु क्या आ चुका है, अब आपके सामने यहाँ पर अगर बात करें, देखिए बटे में क्या आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा, ये भी माइनस का रहेगा। तो देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 5 आएगा, बटे 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, 3 एकम 3 आ जाएगा और बचेगा क्या, 2 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक सही 2/3 आएगा, माइनस का होगा। और एक सही 2/3 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। आपसे कहा जा रहा है कि एक कर्मचारी एक कार को 25 दिनों में, क्या साथियों, यहां पर अगर बात करें, एक कर्मचारी एक कार को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि पर्यवेक्षक कर्मचारी की तुलना में 25% साथियों कार्यकुशल है। अब यहां पर देखिए 2 लोग हैं, है ना, तो एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर 2 लोग हैं, अगर बात करें एक साथियों कौन है, एक आपका पर्यवेक्षक है ना, और एक पर्यवेक्षक है। दूसरे की अगर बात करें साथियों कौन है, दूसरा आपका यहां पर कर्मचारी है।
एक पर्यवेक्षक है, दूसरा कौन है, दूसरा कर्मचारी है। अच्छा, यहाँ पर क्षमता की बात की गई है कि जो पर्यवेक्षक है यह कर्मचारी की तुलना में 25% अधिक कार्यकुशल है। तो अगर मान लेते साथ तो इसकी कार्यकुशलता 100 है तो इसकी 25% अधिक होगी, यानी कि इसकी 125 होगी। ये क्या है, ये क्षमता है, यानी कि ये कार्यकुशलता। अगर 25 से कट करें, इसको छोटा कर लेते हैं तो 25 चौक और 25 पंजे आ जाएगा, यानी कि क्षमता कितनी आ गई है, क्षमता सातों 5:4 आ गई है। अगर पर्यवेक्षक 5 काम करता है तो कर्मचारी एक दिन में 4 कार्य करता है ना। चलिए, अच्छा अब अगर बात करते हैं साथियों क्षमता का, एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, है ना। अगर क्षमता 5:4 है तो समय कितना लगाएगा, कोई कार्य करने में पर्यवेक्षक अगर 4 लगाएगा तो कर्मचारी 5 लगाएगा। देखिए बिल्कुल उल्टा हो गया, 5:4 का 4:5। अब यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि कर्मचारी एक कार्य को 25 दिनों में करता है। अच्छा, यहां पर है कर्मचारी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 काम करता है, उसकी क्षमता 4 की है। तो जब 4 काम करता है और 25 दिनों तक कोई कार्य करता रहता है तो वो काम जाकर कंप्लीट होता है। तो मैं कहूंगा 100 काम होगा। कंप्लीट कितना काम होगा, कंप्लीट 100 काम होगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, किस कार्य को, 100 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए एक पर्यवेक्षक की क्षमता कितनी है, एक पर्यवेक्षक की क्षमता कितनी है साथियों, मुझे बताइए जरा। 5 है ना, एक पर्यवेक्षक, यानी कि एक पर्यवेक्षक एक दिन में, क्योंकि यहां पर यह बात कही गई है ना साथियों कि पर्यवेक्षक, एक पर्यवेक्षक और 5 कर्मचारी, तो एक पर्यवेक्षक तो साथियों 5 काम करेगा एक दिन में, और ये 5 कर्मचारी की क्षमता कितनी है, 5, एक कर्मचारी की क्षमता 4 है तो 5 कर्मचारी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, यानी कि 20 हो जाएगी। तो एक दिन में काम हो रहा है इतना दोनों के जरिए से, और टोटल काम है 100, यानी कि 100 टोटल काम है, एक दिन में काम हो रहा है 25। तो साथ तो इनको 4 दिन का ही तो समय लगेगा, और 4 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथों आपको ये क्लास, जैसी भी लगी हो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहां पर एसएससी एमटीएस की साथियों, अगर हम लोग बात करें एसएससी एमटीएस की आपकी जो परीक्षा है साथियों 2026 की, जिसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, अगर इस एग्जाम को आप वाकई में पास करना चाहते हैं तो आपको ये 3 पीडीएफ साथियों जरूर एक बार परीक्षा से पहले देखना चाहिए। पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, जिसमें इंग्लिश होगी, जीके होगी, करंट अफेयर होगी, मैथ, रीजनिंग होगी। उसके अलावा आपको PYQ दिए जा रहे हैं, क्योंकि PYQ से लगभग इस बार 50% सवाल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और इसमें से कुछ नहीं 20 से 25% क्वेश्चन साथों इसमें से पूछ लिए जाएंगे। और एक पीडीएफ आपको दी जा रही है साथों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ को भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो जितना आप पढ़ सकते हैं साथों उतना इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। मेरा मानना है कि पेपर आपका बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। तो इसका प्राइस मैंने 100, 200, 300 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ का, उस लिंक पर जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों हमने ऑल क्लासेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उन सारी क्लासेस को देख लीजिएगा अपने एग्जाम में जाने से पहले। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, उन ग्रुप को भी आप लोग साथियों ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो शेयर भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।